आइए आज की इस खास चर्चा में गहराई से उतरते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथ्यों को सिर्फ रटने की कोशिश की जाती है ना? लेकिन आज हम उस रटने की उबाऊ प्रक्रिया से बहुत आगे बढ़ेंगे। इस एक्सप्लेनर में हम हरियाणा के खेल स्टेडियमों के नामों के पीछे छिपे लॉजिक और एग्जामिनर्स द्वारा बिछाए गए जालों को डिकोड करेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। आज के हमारे इस एजेंडे में मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं। पहला, हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम। दूसरा, नाम के पीछे का असल तर्क। तीसरा, परीक्षा में आने वाले वो बड़े जाल जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। और चौथा, राज्य की खेल संस्कृति में आ रहा एक शानदार बदलाव। चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के सबसे विशाल और प्रमुख खेल मैदान की, जो सिरसा जिले के नेजिया खेड़ा गांव में स्थित है। ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, बल्कि अपने आप में एक अजूबा है। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात है, और वो है ये हैरान कर देने वाला नंबर 42। जरा सोचिए, एक इतने विशाल स्टेडियम को बनने में कितना समय लग सकता है। शाह सतनाम जी खेल स्टेडियम को बनकर तैयार होने में मात्र 42 दिन का समय लगा था। जी हां, सिर्फ 42 दिन। ये एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड है जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। परीक्षक इस स्टेडियम पर सवाल पूछना बहुत पसंद करते हैं, और इसका कारण सिर्फ इसका बड़ा आकार या 35,000 दर्शकों की क्षमता नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका उद्घाटन बहुत ही सोच समझकर 29 अगस्त को किया गया था। और हम सब जानते हैं कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नपत्र में छपता है। इस स्टेडियम की एक और बात जो सच में कमाल की है, वो है इसकी दूरगामी सोच। एक ही स्टेडियम के भीतर 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की क्रिकेट पिचें बनाई गई हैं। सोचिए, तेज गेंदबाजों की प्रैक्टिस के लिए मोहाली जैसी पिच, बल्लेबाजों के लिए बेंगलोर जैसी स्पिन पिच, और एक कस्टम पिच, ताकि स्थानीय खिलाड़ी किसी भी तरह की राष्ट्रीय परिस्थिति के लिए यहीं से खुद को पूरी तरह तैयार कर सकें। खंड 2, नाम के पीछे का तर्क। अब उन लंबी लंबी सूचियों को रटने से थोड़ा दूर हटते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे भूगोल और पुरानी कथाएं इन जानकारियों को लंबे समय तक याद रखने के लिए एक परफेक्ट मेंटल हुक या तार्किक सूत्र का काम करती हैं। उदाहरण के लिए भिवानी को भारत का मिनी क्यूबा कहा जाता है, क्योंकि वहां से एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुक्केबाज निकलते हैं। अब मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ताकत। और ताकत के सबसे बड़े प्रतीक कौन है? भीम। इसलिए भिवानी में भीम स्टेडियम है। बिल्कुल इसी तरह जींद को हरियाणा के नक्शे के एकदम बीच में होने के कारण राज्य का हृदय या दिल कहा जाता है। और अगर महाभारत को याद करें तो अर्जुन पांडव सेना के हृदय थे। इस तरह के लॉजिकल कनेक्शन बनाने से एग्जाम के भारी दबाव में भी उत्तर आसानी से याद आ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐतिहासिक घटनाएं भी इन नामों को तय करती हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेडियम पानीपत में है। ये नाम 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मराठा साम्राज्य की उस अपार वीरता और उनके महान बलिदान को सच्चे अर्थों में सम्मानित करने के लिए रखा गया है। अगर हम औद्योगिक और ऐतिहासिक तर्कों की तुलना करें तो यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि अलग-अलग क्षेत्र अपनी पहचान को कैसे दर्शाते हैं। यमुनानगर एक जाना-माना औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए वहां बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है, जिसे बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेपर मिल ने बनवाया था। वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद का नाहर सिंह स्टेडियम बल्लभगढ़ के 1857 के महान क्रांतिकारी राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक विरासत को सलाम करता है। चलिए अब एक टाइमलाइन के नजरिए से देखते हैं कि कैसे राज्य का बुनियादी ढांचा इसके इतिहास को बयां करता है। 1947 के विभाजन के उस दर्दनाक दौर में महात्मा गांधी जी ने मेवों का विस्थापन रोकने के लिए मेवात का दौरा किया था। उसी भावुक पल की याद में वहां महात्मा गांधी स्टेडियम मौजूद है। और फिर जब 1966 में हरियाणा का जन्म हुआ तो उसी ऐतिहासिक वर्ष में फरीदाबाद का प्रसिद्ध अरावली गोल्फ कोर्स स्थापित किया गया था। ऐसे ही कुछ और शानदार लॉजिकल ट्रिक्स हैं, जैसे बहादुरगढ़, ये दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का प्रवेश द्वार है। अब जो लोग सीमा पर रहते उन्हें तो हमेशा सतर्क यानी होशियार रहना ही पड़ता है ना, तो वहाँ होशियार स्टेडियम है। जहाँ आराबाग स्टेडियम जज्जर में है। अंबाला एक बहुत बड़ी सैन्य छावनी है, इसलिए वहाँ वॉर हीरोज स्टेडियम का होना एकदम स्वाभाविक सी बात है। और रोहतक बेल्ट में कृषि क्षेत्र के मसीहा सर छोटू राम के सम्मान में स्टेडियम है।
ये तार्किक सोच तथ्यों को दिमाग में बिल्कुल छाप देती है। खंड 3 परीक्षा के बड़े जाल। अब यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर एग्जामिनर्स जानबूझकर ऐसे जाल बिछाते हैं जिनमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। अगर इन जालों को नहीं समझा गया तो आते हुए प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ताऊ देवीलाल स्टेडियम को लेकर। जब भी परीक्षा में ये सवाल आता है तो एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये स्टेडियम पंचकुला में भी है और गुरुग्राम में भी। दोनों विकल्प सही लग रहे होते हैं, तो फिर सही उत्तर पर निशान कैसे लगाया जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब है। कर्मचारी चयन आयोग लगभग हमेशा पंचकुला को ही सही उत्तर मानता है। क्यों? क्योंकि पंचकुला का स्टेडियम उनकी प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। भविष्य के सरकारी कर्मचारियों को उनके पुलिस फिजिकल टेस्ट या दस्तावेज सत्यापन के लिए अक्सर इसी ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में ही बुलाया जाता है। साथ ही इसने कई प्रमुख महिला T20 मैचों की मेजबानी भी की है, जिससे इसे राष्ट्रीय पहचान मिली है। परीक्षा का एक और बहुत बड़ा जाल है गुरु, द्रोणाचार्य स्टेडियम। नाम सुनते ही पहला ख्याल यही आता है कि ये गुरुग्राम में ही होगा, क्योंकि वहां गुरुजी का आश्रम था। लेकिन रुकिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में सरकार ने ये स्टेडियम कुरुक्षेत्र में बनाया है, और इसका कारण है महाभारत के उस भीषण युद्ध में कौरवों के सेनापति के रूप में उनके नेतृत्व को सम्मानित करना। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। अब इस अगले जाल को देखिए। यहाँ प्रश्नपत्र को बिल्कुल एक जासूस की तरह बारीकी से पढ़ना होगा। सिर्फ एक शब्द का हेरफेर पूरे उत्तर को पलट देता है। अगर सवाल में राजीव गांधी खेल स्टेडियम लिखा है तो सही उत्तर होगा रोहतक, लेकिन अगर वहां राजीव गांधी खेल परिसर या कॉम्प्लेक्स लिखा है तो सही उत्तर सीधा रेवाड़ी हो जाता है। परीक्षक इसी बारीक अंतर का पूरा फायदा उठाते हैं। खंड 4 खेल संस्कृति में बदलाव। इन सभी ऐतिहासिक और शाब्दिक जालों से बचकर निकलने के बाद अब ये देखना सच में बहुत ही प्रेरणादायक है कि आज राज्य में स्टेडियमों के नाम रखने की ये परंपरा किस तरह एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। एक बेहद ही शानदार और नई शुरुआत करनाल के अंजनथली गांव में हुई है। वहां एक नए खेल स्टेडियम का नाम सीधे हमारे जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। ये परीक्षा के नजरिए से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका एक बहुत गहरा अर्थ भी है। जैसा कि इस एक्सप्लेनर से साफ होता है, ये कोई मामूली नाम का बदलाव नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक है। पहले खेल के मैदानों पर अक्सर ऐतिहासिक राजनेताओं का नाम होता था, लेकिन अब उन एथलीटों को उनके जीते जी वह सम्मान मिल रहा है जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये साबित करता है कि आज की खेल संस्कृति कितनी मजबूत और एथलीट केंद्रित हो चुकी है। तो अब इस पूरी जानकारी को पक्का करने का समय आ गया है। इस पूरी चर्चा के बाद जरा सोचिए कि राज्य के सबसे बड़े स्टेडियम का स्थान और उसके बनने के वो रिकॉर्ड दिन कितनी जल्दी दिमाग में आते हैं। और सबसे अहम बात, क्या अब राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम वाले उस ट्रिकी सवाल में एग्जामिनर्स को मात देने की तैयारी पूरी है? तथ्यों के पीछे के असली तर्क को समझना ही सफलता की असल कुंजी है। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।